अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। नेशनल अकाउंट्स कमेटी की तरफ से पेश किए गए आदादो शुमार के मुताबिक हाल ही में ख़त्म होने वाले माशी साल के दौरान सरमायाकारी GDP के 13.1% रही है, जबकि सरमायाकारी का हदफ 15.1% रखा गया था। मगर सरमायाकारी की शरह गुज़िश्ता 50 साल की कम तरीन सतह पर पहुँच गई। आखिरी बार 1973-74 में सरमायाकारी की शरह 13.2% देखी गई थी। PDM हुकूमत ने गुज़िश्ता साल जून में सरमायाकारी में सहूलतकारी के लिए खुसूसी काउंसिल को तश्कील दिया था। इस काउंसिल को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए मुतारिफ करवाया गया। अब 50 साल की कम तरीन सरमायाकारी की शरह यह साबित करती है कि सरमायाकारी के मतलूबा अहदाफ उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकते जब तक माशी इस्लाहात नहीं की जाती, माशी फंडामेंटल्स को दुरुस्त नहीं किया जाता और सियासी इस्तेहकाम हासिल नहीं किया जाता। शदीद सियासी अदम इस्तेहकाम, टैक्स पॉलिसीज में मुसलसल तब्दीलियों और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ साथ बुरे सलूक ने सरमायाकारी को कम करने में अहम किरदार अदा किया है। सरमायाकारी में कमी ने इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्लाहात करने की हुकूमत की सलाहियतों को भी मुतासर किया है और अब हुकूमत का कर्जों पर इन्हिसार मजीद बढ़ेगा। दूसरी तरफ इत्तलात के मुताबिक IMF ने पाकिस्तानी हुक्काम को आगाह कर दिया है कि तौसी फंड सहूलत के तहत अगले बेल आउट पैकेज पर एक मरबूत बजट पेश करने के बाद ही गौर किया जाएगा। बजट में FBR रेवेन्यू बढ़ाने, अखराजात में कमी करने और रियासती मिल्कियती इदारों के नुकसानात को महदूद करने के लिए इस्लाहात करना होगी। बिजली और गैस के निर्खों में इजाफा करना पड़ेगा। यूं बजट मौजूदा हुकूमत के लिए एक इम्तिहान बन जाएगा कि वो IMF की सख्त शराइत पर पूरा उतर सकती है या नहीं। IMF का नुस्खा बिल्कुल वाज़ेह है कि हुकूमत को टैक्स टू GDP के तनासुब को बढ़ाने के लिए एक रोड मैप तैयार करना होगा, जो रवा माली साल के GDP के 9% तक मजीद कम हो सकता है। FBR 9 ट्रिलियन रुपए इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन टैक्स माहिरीन पेशगोई कर रहे हैं कि उन्हें मतलूबा हदफ हासिल करने में कमी का सामना करना पड़ सकता है। अगर FBR जाने वाले माली साल में 9 ट्रिलियन रुपया इकट्ठा भी कर लेता है तो IMF उसे अगले बजट में 12 ट्रिलियन रुपए तक वसूली बढ़ाने का कहेगा। लिहाजा FBR को अगले बजट में 3 खरब का इजाफा करना पड़ेगा। हुकूमत को अखराजात कम करने के लिए मजमूई तौर पर SOEs, पेंशन और सब्सिडी के अखराजात को माकूल बनाना होगा। एक तरफ सरमायाकारी में कमी, IMF की शराइत, तो दूसरी तरफ सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार एक माइनॉरिटी हुकूमत। कैसे काम चलेगा? इन चैलेंजेस के साथ रियासत ने माशी बेहतरी और सरमायाकारी में सहूलत के लिए मौजूदा हुकूमत को भरपूर मुआवनत तो फराहम की, मगर इस हकीकत को कैसे झुटलाएंगे कि आज की दुनिया में ऐसे ममालिक ही माशी तरक्की और सरमायाकारी से फ़ायदा उठा पा रहे हैं जहाँ सियासी इस्तेहकाम है। क्या आज की सूरत को सामने रखते हुए हम कह सकते हैं कि हमें जल्द ऐसा सियासी इस्तेहकाम मुयस्सर आ सकता है जो माशी खुशहाली का भी जामिन हो? पैनल क्या सोच रहा है? आने वाले दिनों की सूरत हाल इस हुकूमत के लिए क्या रहेगी? क्या ऐसा कोई प्लान मौजूद है? इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं अबसार आलम, इफ्तिखार अहमद, जैगम खान और शहजाद चौधरी। बहुत शुक्रिया आप चारों का। प्रोग्राम का सवाल, 50 साल में सरमायाकारी की कम तरीन शरह, IMF की सख्त शराइत वाला बजट, महंगाई का नया तूफान आने को, रियासत की भरपूर मुआवनत, क्या हुकूमत के पास काबिल अमल माशी प्लान है? जैगम साहब, रियासती मुआवनत भरपूर रही। PDM की 16 माह की हुकूमत, 7 माह की माशी पॉलिसियों को निगरान हुकूमत ने भी लेके चला, एक तसलसल मिला। 3 माह की मौजूदा हुकूमत हो गई है। 2 साल का अगर माशी तसलसल रखा जाए, क्या प्लान है? हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? अगर कोई प्लान है तो बड़ा छुपा छुपा के रखा गया है, और 70 साल में जो हमारा प्लान रहा है, मुझे तो वही प्लान नज़र आ रहा है मियाँ शहबाज शरीफ का। बाकी जो अभी तक के हुक्मरान थे उनका वो प्लान अंग्रेज़ी में होता था, और मियाँ शहबाज शरीफ का जो प्लान है वो 7 ज़बानों में होता है। वो चीनियों को चीनी बता सकते हैं और अरबियों में वही बात अरबी में भी कर सकते हैं। मसला हमारा ये है कि पाकिस्तान को हमने 75 साल में रेंटियर स्टेट बना के रखा है। रेंटियर स्टेट का मतलब है कि भीख मांगो, उधार लो, वक्त दबाओ। जब कोई बहरान आया दौड़ लगाओ, इधर जाओ उधर जाओ, दोस्त मुल्कों के पास जाओ, उनके पास कटोरा लेकर जाओ, IMF के पास जाओ, वर्ल्ड बैंक के पास जाओ, बैंकों के पास जाओ और वो टाइम निकाल लो। अशराफिया के मज़े कम ना करो, साहिब सरवत लोगों से टैक्स ना लो। तो पहले ये होता था कि हमारा जो बहरान था उसमें एक बूम बस्ट का साइकिल चलता था। एक मसनूई तरक्की के ज़रिए से एक थोड़ा सा अच्छा वक्त आता था,
मसनूई तरक्की इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो तरक्की उस वक्त नज़र आती थी वो उस उधार और खैरात की बुनियाद पर होती थी, एक्सपोर्ट्स की बेस पर नहीं होती थी। वो कंजम्पशन पर, खर्च पर बेस्ड होती थी, इंपोर्ट्स पर बेस्ड होती थी, वो प्रोडक्टिविटी पर बेस्ड नहीं होती थी। तो उसका नतीजा ये निकलता था कि फिर बस्ट आता था, नीचे गिरते थे। अब मामला वहाँ पे पहुँचा है कि बस्ट टू बस्ट, हम खड़े ही नहीं हो रहे, सीधे हो ही नहीं रहे। अभी जो बहुत बड़ा एक मसला है वो है फिस्कल डेफिसिट का। अब IMF का जो आपने बताया, IMF जो सारी शराइत लगा रहा है, वो क्यों लगा रहा है कि हुकूमत का जो खिसारा है, जो आमदनी और खर्च में फ़र्क है, वो इस साल होने जा रहा है 8,500 अरब रुपया। 8,500 अरब रुपया जो है वो खर्च ज़्यादा है आमदनी के साथ। तो IMF सादा सिर्फ ये कहता है कि भाई इस बात को बराबर करो। और ये बात बराबर करना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि इस 8,500 अरब को बराबर करने के लिए नोट छापे जा रहे हैं। और जब नोट छाप कर आप फेंकते हैं मार्केट में, आप जब देते हैं तो फिर नतीजा निकलता है महंगाई का। इस वक्त सबसे बड़ी महंगाई की वजह यह है। और वो टैक्स लगता है गरीब आदमी पर। महंगाई बदतरीन टैक्स होती है। साल में 25%, 30%, 35% टैक्स जो है वो गरीब पर महंगाई की सूरत में लग रहा है, क्योंकि जिससे टैक्स लेना है उससे टैक्स नहीं ले रहे और सिर्फ नोट छाप रहे हैं। तिजारती खसारा हमारा जूं का तुं है। सिर्फ एग्रीकल्चर ने इस साल जो है आपको $1.5 बिलियन ज़्यादा दिए हैं, और एग्रीकल्चर के साथ जो सलूक किया गया है वो सामने है। सियासी अदम इस्तेहकाम, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जहाँ पे सियासी अदम इस्तेहकाम होगा वहाँ पे न मुल्की इन्वेस्टर होगा न गैर मुल्की इन्वेस्टर होगा। और मैं ये अर्ज़ करता रहता हूँ, जब तक हमारी अशराफिया एक कंसेंसस ऑफ द लीड नहीं करेगी, आपस में रूल्स ऑफ द गेम तय नहीं करेगी कि मुल्क को चलाना कैसे है, तो सियासी अदम इस्तेहकाम तो रहेगा। ठीक। और पॉलिसियों का भी अदम इस्तेहकाम है। और इसकी एक और वजह है, देखिए आयशा, उसकी एक और वजह है। और वजह यह है कि जब कोई चीज़ सूट करती है तो एक नई पॉलिसी बना लेते हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने प्यारों के फ़ायदे के लिए, इसलिए नहीं कि उसमें मुल्क को फ़ायदा है। सिक्योरिटी का मामला भी ख़राब है। ठीक। ये वो सब चीज़ें हैं जिनको आगे लेकर चलना है, लेकिन मुझे कोई ऐसी संजीदगी नज़र नहीं आती। मरहम पट्टी ज़रूर की गई है। जो एक बहरान था उसको जून से लेकर अब तक संभाला गया है। ज़्यादा क्रेडिट उसमें जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसका है, लेकिन वो एक मरहम पट्टी है। ठीक हो। जो लॉन्ग स्टैंडिंग हमें रिफॉर्म्स चाहिए उसके कोई आसार नहीं है। अब भी उम्मीद लेकर बैठे हैं कि सऊदी अरब आएगा, सऊदी अरब के पैसे आएंगे, UAE के पैसे आएंगे, तो हम 2-4 साल और लगा देंगे। दुरुस्त हो गया। जिन्होंने तरक्की की है उन्होंने इस तरह तरक्की नहीं की। ठीक। उन्होंने अपने जोर पर, अपने रिसोर्स, तरक्की अपने मंसूबों से और एक दुरुस्त सिमत में चलने से होती है। इफ्तिखार साहब, हमारे पास एक सॉलिड इकोनॉमिक प्लान मौजूद है, ISIFC हमने खड़ा कर दिया, रियासत ने सपोर्ट दी, हुकूमतें आगे बढ़ने को तैयार हैं, या ये जो सियासत चल रही है वो कुछ चलने नहीं देगी? जो SIFC है वो तो चंद महीनों की बात है, कोई इतना लंबा पुराना प्रोजेक्ट तो नहीं है, हार्डली साल भी नहीं हुआ। ऐसे ही लास्ट ईयर तो उस पे अमल दरामद शुरू होगा, और कम से कम 3 साल लगते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स के नतीजे आने में। दुरुस्त। दूसरी बात जो है वो सबसे अहम है, जिस पे बहुत लेदे हो चुकी है कि जनाब रिटेलर टैक्स देने को तैयार नहीं है। अब रिटेलर को टैक्स देना पड़ेगा। तीसरी बात है स्मगलिंग को रोकना, जिसके ऊपर वो जो कोशिश की गई काफ़ी हद तक कामयाब हुई, उस कोशिश को जारी रखना है। फिर बात आती है कि हम ऐसी चीज़ें पैदा करें जिनको हम बेच कर अपना खसारा पूरा कर सकें। ये 3 चीज़ें। अब इसके लिए सियासी इस्तेकाम चाहिए। 3 महीने इलेक्शन को हुए हैं और नए इलेक्शन का मुतालबा हो रहा है, तो कौन आएगा सरमायाकारी करने के लिए? कौन संजीदा होगा? इवन खुद ब्यूरोक्रेसी संजीदा नहीं होगी। जिसके ज़िम्मे आपने काम लगाया ना कि ये प्रोजेक्ट को ऐसे आपने डील करना है, लोगों को IT सिखानी है, आपने बिजली के जो बिल हैं इनको कम करना है, ये जो फ़ौज के साथ मिलकर कोशिश की ये काश्तकारी बढ़ाने की, इसमें ये सीड इस्तेमाल करना है, इसमें ऐसे फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने हैं। वो कहेंगे 3 महीने तो हुए ही, आपस में लड़ रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है कि हम संजीदा बैठ के इनके लिए मनसूबाबंदी करें, प्लानिंग करें? हमारी तनख्वाहें तो मिल रही हैं
और वो तनख्वाहें उनको मिलती रहेंगी। किसी के लिए मनसूबाबंदी नहीं करनी, पाकिस्तान के लिए करनी है, पाकिस्तान के लिए बहुत खूबसूरत प्यारी बात की। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में इजाफा करे। अगर पाकिस्तान के लिए ही सोच हमारी हो तो ये मसला सिर्फ 3 साल का है, सिर्फ 3 साल का। 3 साल में हम वहाँ पे जा सकते हैं जहाँ से हमें बाइज़्ज़त ज़िंदगी का आगाज़ का मौका मिल सकता है। लेकिन इन 3 सालों में फिर गर्दनें खींचनी पड़ेंगी, मतलब काटनी नहीं पड़ेंगी। खींचनी से मुराद है खींच के किधर आओ पैसे दो, टैक्स वसूल करना पड़ेगा। उसके लिए हंगामा होता है, जुलूस निकलता है, जलसा होता है, हड़ताल होती है, दुकानें बंद होती हैं, चैम्बर्स बंद होते हैं। तो हो इफ्तिखार साहब, सिर्फ टैक्स देने वालों को दिक्कत नहीं, असल दिक्कत उन्हें है जिन्होंने टैक्स वसूल करना है। उनके पास कोई ना निज़ाम है ना कोई तरीक़ाकार है। तो और चोर बाजारी वही सिखाते हैं। टैक्स चोरी कैसे होगी, जैसे बिजली चोरी बिजली का महकमा सिखाता है। अब आप मुझे ये मशवरा दे रही हैं कि इतने सालों के बाद अगले 1 साल के अंदर मैं तमाम इस निज़ाम को ही बदल दूँ, तो ऐसा मौज़ा तो ना हुआ ना हो सकता है। इसी FBI ने काम करना है। अगर आपको FBI पे इतबार नहीं तो फिर मेरी बात 10 साल से तो हम सामने से टैक्स की ये कहानी तो मैं सुन लेना, मैं कह रहा हूँ अगर आप पहला साल नहीं बना कोई नहीं, हम अगले साल की बात कर रहे हैं ना जी। अच्छा, तो अगर ये महकमा नहीं काम कर रहा तो ठेका दे दें। जब तक सख्ती के साथ टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा, हम लोग पैसे नहीं देंगे। दुरुस्त हो गया, ये मामला दुरुस्त हो सकते के नहीं। साथ कानून पर अमलदारी और उसको ऊपर से शुरू होगा तो लोगों को नजर आएगा। ठीक है, ये ऊपर वाली बात भी जो है ना, हम रस्मन कहते हैं, जो नहीं दे रहे ऊपर वाले सबको ही देना है। हाँ, सबको देना है। लेने वाले जब देंगे नहीं ना तो जो लेने वाले अगर नहीं दे सकते तो फिर इसको आउटसोर्स कर दें। ठीक हो गया। शहजाद साहब, सरमायाकारी सहूलत काउंसिल को अभी बमुश्किल 1 साल ही हो रहा है, लेकिन रियासत को की तरफ से भरपूर मुआवनत के बावजूद ताहाल जो मतलूबा सरमायाकारी है जिसकी बाज़गश या गुफ्तगू होती रही वो उस तरह तो नजर नहीं आ रही है। लेकिन क्या ये तस्लीम करना होगा, जब ऊपर भी बात हो रही कि माशी पॉलिसीज की कामयाबी जो है वो सियासी इस्तेहकाम के साथ हर हाल मशरूत है, अलहदा अलहदा नहीं लेके चला जा सकता है। सियासी इस्तेहकाम से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि मुआशी समझ कितनी है इस गवर्नमेंट के अंदर, माहिरीन कितने हैं, जो फैसला साज हैं वो कितनी मईशत को समझते हैं। और अगर नहीं समझते तो फिर वो मुआशी फैसले नहीं हो पाएंगे जो कि हम करना चाहते हैं। दूसरी बात, फैसला साजी की कुव्वत कितनी है उन लोगों के पास जो कि इस वक्त कतार धता है, इन जगहों पर बैठे हैं जहाँ पर कि उन्होंने फैसले करने हैं। और अगर उनके पास वो कुव्वत नहीं है, इख्तियार नहीं है, या कुव्वत नहीं है, या समझ नहीं है, तो फिर इस वजह से आपके मईशत जो है वो सही डगर पे चलती नहीं है। लेकिन आपका सियासी इस्तेहकाम मईशत से, बेशक मईशत उससे जुड़ी हुई है किसी हद तक, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है सियासी इस्तेहकाम वो 2 चीज़ों पे है। पहली बात, आप दुनिया को एक नॉर्मल मुल्क नज़र आएँ। सियासी इस्तेहकाम होगा तो दुनिया को नॉर्मल मुल्क नज़र आएंगे। नंबर 2, फिर सरमायाकारी भी आएगी। अगर आप नॉर्मल मुल्क होंगे तो ये 25 करोड़ अवाम की जो मार्केट है किसी ना किसी हद तक, जहाँ पर एक पोटेंशियल है एक मिडिल क्लास इनकम का, वहाँ पर इस किस्म की इनकम जो है इससे मार्केट जनरेट हो सकती है। हम उस जगह तक पहुँच नहीं पा रहे। माफ़ कीजिएगा। दूसरी बात, ये जो ज़ाहिम साहब ने जिक्र किया ना कि ये मनी सप्लाई, यानी ये जो आपके यहाँ जो पैसा छापा जाता है, नोट छापा जाता है, और नोट छाप के वो जो खसारा है उसको पूरा किया जाता है। क्या हमें समझ आती है कि जब हमारी महंगाई मुल्क के अंदर 38% थी तो उस वक्त भी हमारा जो शरह सूद था वो 22% था, और आज जबकि 25% हो गई है फिर भी 22% है। तो ये 22% क्यों है? सिर्फ इसलिए 22% हमने रखा हुआ है शरह सूद बैंकों के अंदर और स्टेट बैंक की तरफ से कि जितना पैसा हम छाप रहे हैं उससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ता जा रहा है, यानी ज़्यादा महंगाई होती जा रही है, उसको काबू करने के लिए, ताकि लोगों के पास ये 22% का एक फिगर है, ये एक इकोनॉमिक स्टेप होता है कि उसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। लेकिन सिर्फ एक स्टेप नहीं है, सप्लाई को भी बढ़ाना पड़ता है। तो वहाँ पर हम मार खा जाते हैं। हमारे यहाँ नमू नहीं है, शरह नमू बहुत ही लो है। हमारे यहाँ कोई हम पैदावार नहीं ज़्यादा बढ़ा रहे किसी भी चीज़ की, इंडस्ट्रियल तो बिल्कुल भी नहीं है, नौकरियाँ पैदा नहीं कर रहे। तो जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो ये जो 22% है ये खा जाता है लोगों को। आज आपको कर्ज़ों का हुजम अगर कम करना है तो इस 22% के जो इंटरेस्ट रेट है, जो आपका शरह सूद है, इसको कम करना पड़ेगा। ये स्टेट बैंक को ज़रूर ये फैसला करना पड़ेगा, ये बहादुरी का फैसला है। तीसरी बात, आपकी आमदन क्यों इतनी कम है? इसलिए सिर्फ एक फिगर देख लीजिए, सबको पता है, इनकम टैक्स नहीं लिया जाता, ये सब पता है। 25 एकड़ से जायद जो ज़मीन होल्ड करते हैं पाकिस्तान में लोग, 25 एकड़ से जायद वाले, उनकी टोटल माली इनकम जो है वो 4000 अरब सालाना है। 4 खरब
हमारा अगला बजट पूरे पाकिस्तान का 18 खरब है, यानी 25%, 25 एकड़ से ज्यादा वाले लोग जो हैं सिर्फ उनके हिस्से में वो आमदन आती है और टैक्स जीरो है उनके ऊपर। तो ये मसाला, IMF हमें कोई बहुत बुरा नहीं कहता, वो कहता है अपने अखराजात कम करो। जब खसारों की बात करता है कहता है अखराजात कम करो। अखराजात हम कम नहीं करते, हम मांग तांग के अपना कहते हैं कि हमारी ये अशियां वैसे के वैसे जारी है। एक फैक्टर है IMF का जो कि हमें एज अ नेशन बॉदर कर सकता है या करना चाहिए और शायद नहीं भी करना चाहिए, वो है चीन के साथ जो हमारे ये जो मामलात हैं, हमें शायद करना भी नहीं चाहिए। हमें चीन के मामलात को भी कोई ये नहीं कि मनवान उसको कबूल कर लें, हम उसको स्टडी करें, देखें शरह सूद कहाँ पे कितनी लग रही है, उसके क्या है कंडीशंस क्या है जिसके अंदर से हमें मिल रहा है ये सारे का सारा, चाहे वो कर्ज मिलता है चाहे वो प्रोजेक्ट मनी होती है। इन चीजों को ये अंधाधुंध चीन से भी हमें चीजें इंपोर्ट ला के, बिजली का मामला हमारे सामने हमने जो किया 21 अरब डॉलर के वहां पे हमने मंगवा के हमने बिजली के घर लगा लिए और अभी समझ नहीं आ रही कि उसका करें क्या। तो ये वो तमाम चीजें, ये IMF आपको ये चीजें बताता है। IMF खुदा न खास्ता गाली नहीं है, ठीक है। IMF अकल देता है उन लोगों को जो बेअकल होते हैं। सही हो गया। अब सर साहब महंगाई ने पाकिस्तान का क्लास स्ट्रक्चर ही बदल दिया। अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में लोअर मिडिल क्लास तो बिल्कुल ही समझे गायब ही होगी, गरीब हो गई। तो ये IMF की शराइत वाला बजट, जैसा उन्होंने कह दिया है कि पहले हम बजट देखेंगे, अलाइंड बजट हो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जो कुछ आपको दरकार है, ये मजीद अफराद को गुर्बत की लकीर से नीचे भेज देगा? अभी तो कैसे भेजेगा? IMF तो अकल देने आया, हमें अकल देता है। दुनिया एक मिसालों से भरी पड़ी है जहां IMF ने अकल दी लोगों को, गरीब ममालिक को, तीसरी दुनिया के ममालिक को, और वो ममालिक जिन्होंने अकल नहीं ली की शाहराहों पे दौड़ते भागते वो सुपर पावर बन गए, वो दुनिया के ममालिक जिनको IMF ने अकल दी। किताबें भरी पड़ी हैं लाइब्रेरियों में, अकल नहीं आई। IMF ये भी तो बोलो की ना अकल पे नहीं। अमेरिका, चाइना, इंडिया, रशिया, तमाम वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन ममालिक जितने भी हैं, डेवलप्ड कंट्रीज जितने भी हैं, कौन है IMF पे? सब IMF को अपने करीब भी नहीं फटकने देते। ये एक एक्सप्लॉयटेटिव निज़ाम बनाया गया ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूट का 40s और 50s में, तीसरी दुनिया के ममालिक को हमेशा अपने अंगूठे के नीचे रखने के लिए। मैं नहीं मानता इसको। अब मतलब मैं समझता हूं जब पाकिस्तान ने IMF की लानत से छुटकारा हासिल किया तो शायद लोगों को सुकून आया थोड़ा बहुत, वरना नहीं आया। वरना हमें मुसलसल, मुझे बताएं, फिर मैं सवाल आपका कुछ था, बात कहीं और चली गई है, मुझे भी तो बोलने का हक है ना वैसे तो, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं, 40 साल तो आपकी और मेरी जिंदगी में, ये 50 साल का आपने कहा सरमायाकारी, ये 40 साल अमरीकी पिट्ठू बन के हम जंगे लड़ते रहे अफगानिस्तान में, तो क्यों नहीं आई सरमायाकारी हमारे यहाँ? क्यों हम पे कर्ज का बोझ बढ़ क्यों गया? हम जंगे करते हैं लोगों के कहने पे, मिला क्या? कर्ज, ये कर्ज जो हम पे IMF और वर्ल्ड बैंक के गुलाम बने हुए हैं पिछले 76 साल से। कोई हुकूमत तो ऐसी होती हमारे मुल्क में, कोई दौर तो ऐसे होता जब IMF की दी हुई दवाइयों से हमारा इलाज हो चुका होता। नहीं होता, नहीं होगा। IMF की दवाई से इलाज कभी नहीं होगा। फिर क्या कोई काबिल अमल माशी प्लान है हुकूमत के पास? वही हुकूमत, अब आपका सवाल मुझे बड़ा दिलचस्प लगा जिसमें आपने कहा कि रियासत की भरपूर मावनत, क्या हुकूमत के पास काबिल अमल मुआशी प्लान है? ये रियासत क्या है और मुआवनत क्या होती है? जिसको आप रियासत कहती हैं और जिसको मैं समझा हूं, जिसको आप रियासत कह रही है, वो रियासत तो नहीं है। रियासत के तो 3 पिलर्स होते हैं। ये अगर जिसको आप रियासत की तरफ इशारा कर रही हैं, अगर वो मुआवनत है, ये मुआवनत तो नहीं है, लीड कर रही है, वो बताए ना क्या हल है? हुकूमत के पास कौन सा काबिल अमल मुआशी? ये रियासत के पास बहुत सारे काबिल अमल मुआशी प्लान अलमारियों में सजे पड़े हैं। जब दिल करता है कोई नया निकाल के, साथ उसके नया वजीर, ऐसा चमकता नया वजीर निकलता है उस नए मुआशी प्लान के साथ कि हम सब, आप और मैं पीछे लग जाते हैं। लेकिन पता चलता है घूम के पहुंचे हैं लायलपुर के घंटा घर पे, चाहे वो यूब खान का दौर हो चाहे आज का दौर हो, हम उस घंटा घर पे पहुंचते हैं नए मुआशी प्लान और नए वजीर खजाना के साथ। मोहम्मद शुएब अमेरिकी एजेंट, अयूब खान का वजीर खजाना था, तब से लेके आज तक। इससे ज्यादा मैं ना ही बोलूं। क्या ही बात है, ना ही बोलने। अगर हम आज भी 70 के प्लान के मुताबिक चल रहे हैं 2024 में, अल्लाह खैर करे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे हम पॉलिटिकल वायलेंस पर।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अगरचे सियासी इख्तिलाफात जमहूरी अमल का हिस्सा हैं, लेकिन इस तरह के इख्तिलाफात को तशद्दुद में तब्दील करने का कोई जवाज़ नहीं हो सकता। बदकिस्मती से पाकिस्तान सियासी तशद्दुद से मुकम्मल तौर पर कभी भी महफूज नहीं रहा, मगर ऐसे मनफी रुझानात में पिछले कुछ सालों के दौरान मजीद इजाफा हुआ है। समाजी और मरकजी धारे के मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल मुखालिफिन की हौसला शिकनी और मनफी प्रोपेगंडे को फ़रोग़ देने के लिए किया गया। मंगल को PTI के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन पर हमला अदम बर्दाश्त के इस नागवार माहौल से जुड़ा वाक़या दिखाई देता है। रऊफ हसन पर एक TV चैनल के बाहर पार्किंग में हमला किया गया। वाक़े की CCTV फुटेज परेशान कुन है और पुलिस का कहना है कि उन पर ब्लेड से हमला किया गया। PTI के हामी सोशल मीडिया के जरिए इस वाक़े पर साजिशी मफरूज़ात भी फैला रहे हैं। तहकीकात शुरू होने के बावजूद PTI तहकीकात की शफाफियत से गैर मुतमईन नजर आती है। इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए और कसूरवारों को सज़ा मिलनी चाहिए। सियासतदानों समेत किसी भी शहरी पर इस तरह के पुरस्रार हमले, गुमशुदगियाँ और तशद्दुद यकीनन काबिल मज़म्मत है। मुखालिफिन को निशाना बनाए जाने पर तालियां बजाने के बजाय ऐसे वाक़यात के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अफसोस की बात है कि PTI ने ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के जरिए इस जहर को फैलाने में बड़ा हिस्सा डाला है। मजीद बिगाड़ को रोकने और सियासत में तहजीब का एहसास बहाल करने के लिए तमाम ही सियासी जमातों को, खाह वो इख्तिदार में हो या अपोजिशन में, जहरीले बयानिए से परहेज करना चाहिए। सिर्फ अपने मुखालिफिन की पॉलिसीज़ को तनकीद का निशाना बनाना चाहिए, ना कि उन पर और उनके ख़ानदान पर ज़ाती नौयत के हमले करने चाहिए। इसी मामले पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, सियासी तशद्दुद क्या जहनों में सियासी मुखालिफिन के खिलाफ जहर भरने का मंतकी नतीजा है? इफ्तिखार साहब। बिल्कुल ऐसे ही हुआ और अफसोसनाक है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी इसको पसंद नहीं करेगा। सियासी इख्तिलाफ होता है, सियासी इख्तिलाफ रहेगा, क्योंकि सियासी इख्तिलाफ के बग़ैर बात आगे नहीं जाती, क्योंकि थीसिस होगा तो एंटी थीसिस होगा। लेकिन थीसिस और एंटी थीसिस जो है, इसमें ब्लेडों का इस्तेमाल, चाकू का इस्तेमाल, डंडों का इस्तेमाल, अगवा का इस्तेमाल, तेज़ाब फेंकने का इस्तेमाल, गोलेलें इस्तेमाल करने का, पेट्रोल बम इस्तेमाल करने का रवैया गलत है। ये तबाही की तरफ जा रहा है और इस तबाही से बचना होगा। ये गलत हुआ जो हुआ, लेकिन फिर वही बात कि जब हम सोशल मीडिया पे काबू पाने की कोशिश करते हैं तो हमारे दोस्त कहते हैं कि आज़ादी इजहार राय पर कदगन लग रही है। ये आज़ादी जो मिली है इजहार राय की, उसी का नतीजा जो आप देख रहे हैं कि टॉलरेंस ख़त्म हो गई है। टॉलरेंस जब ख़त्म होती है तो फिर ब्लेड इस्तेमाल होता है, छुरी इस्तेमाल होती है, गोली इस्तेमाल होती है, डंडा इस्तेमाल होता है। ये नहीं होना चाहिए। मैं तो डरता हूँ। अभी तो कुछ दोस्तों ने रिहा होना है, अभी तो गालिबन फिर कोई इलेक्शन मुहिम का कोई आगाज़ बगाज़ होता हुआ नज़र आ रहा है आने वाले कुछ सालों में। तो क्या उस सारी की सारी कैंपेन के अंदर इसी तरीके के इख्तिलाफात नज़र आएंगे? ठीक। क्या इस तरीके से इजहार होगा नफ़रत का, मुखालफत का? गलत है। जो कुछ भी PTI के लीडर के साथ हुआ गलत है, दुरुस्त, शर्मनाक है, नहीं होना चाहिए। लेकिन उनको भी सोचना चाहिए सबको कि दूसरों की भी इज्जत है, बिल्कुल ठीक, दूसरों का भी एहतराम है, बिल्कुल सही, दूसरों का भी एक फ़लसफ़ा है, दूसरों को भी हक़ है कि वो उनसे इख्तिलाफ़ करें। इनसे इख्तिलाफ़ करने का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान के साथ इख्तिलाफ़ हो रहा है। इनसे इख्तिलाफ़ करने का ये मतलब नहीं कि जमहूरियत के साथ इख्तिलाफ़ हो रहा है। इसको समझे और आगे बढ़े। शहजाद साहब, पाकिस्तानी सियासत में हमेशा ही एक तशद्दुद का एलिमेंट नज़र आता है। कभी मज़हब, कभी नज़रिया, कौमियत, ज़बान, रंग, नस्ल, और फिर इस पर पुरतशद्दुद मुजाहरे भी हमने देखे। मगर क्या गुज़श्ता कुछ अरसे में ये ज़्यादा हो गया है? ये तासुर दुरुस्त है? आयशा, हमेशा नहीं, ये पिछले चंद कुछ अरसे के अंदर बहुत ज़्यादा हुआ है। और मेरे ख्याल में जो पोलराइजेशन आई है सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं बल्कि दुनिया भर में ये पोलराइजेशन का अमल है जो सियासत में आया है। लेकिन खुसूसी तौर पर जो पाकिस्तान में पोलराइजेशन है उसका तल्लुक PTI से ज़रूर है। और PTI एक बड़ी हद तक इसकी कहना चाहिए कि अगर आप इल्ज़ाम देना चाहते हैं किसी को या किसी को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं, इल्ज़ाम ना भी दें, तो फिर ये पोलराइजेशन की जिम्मेदार PTI नज़र आती है। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पैनल पे इफ्तिखार साहब हैं, अबसार साहब हैं, हम सबसे सियासत बहुत ज़्यादा समझते हैं। थोड़ा सा राइट विंग पॉलिटिक्स का जो इमर्जेंस है दुनिया भर में,
हर जगह के अपने अपने महरक़ात मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान के महरक़ात राइट विंग पॉलिटिक्स के उभरने के ज़्यादा मुख्तलिफ। राइट विंग सिर्फ मजहबी जमातें नहीं है, राइट विंग सोच का भी अमल है जो जिसकी वजह से पोलराइजेशन आती है। तो आइडेंटिटी कह लीजिए या एक जैसे कहते हैं कि एक सेक्टर का अलहदा अपने आप को महसूस करना, यानी अब हम अशराफिया और अवाम की बात कर लें या किसी भी शक्ल में उसको देख लें, तो ये स्टडी करना कि ये पोलराइजेशन या ये क्या अवामिल है। मुझे लगता है कि मईशत का जो एक नाहमवारी है, मुआशी नाहमवारी हमारे इसके माशरे के अंदर, उसकी ज़रूरत हमें कहीं ना कहीं पे झलक नज़र आएगी। इसके ऊपर इसलिए मईशत का बेहतर होना और मईशत का बराबर तकसीम होना बहुत लाजमी एक अमर है। फिर दूसरी बात, उसकी वजह से जो सियासत खराब हुई है, हमारी सियासत अब जीरो सम सियासत है। अब ये या तुम नहीं या हम नहीं, ये वाली सियासत है। गंदा फौज का इस्तेमाल करते हैं दोनों अतराफ मैं बोलूंगा। इसलिए दोनों ही इसकी अब जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो इन दोनों को इस्तेमाल कर रहे हैं, फौज को इस्तेमाल करते हैं, या तुम नहीं या हम नहीं। और तीसरी बात, ताकत, स्टेटस और पोजीशन, ये तीन चीजें ऐसी हमारे मुल्क के अंदर एंटाइटलमेंट देती हैं किसी भी बंदे को, जो कहता है वो जो क्या है मुहावरा कि मैं ही भगवान हूं। वो हर कोई यहाँ भगवान है जिसके पास या ताकत है या उसके पास फाइनेंशियल ताकत है या स्टेटस है या पोजीशन है, जिसकी वजह से वो अपने आप को एंटाइटल्ड महसूस करता है। इसका ये हमें नतीजा देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अबसार साहब और जैगम साहब से जानेंगे कि क्या वाकई ताकत पोजीशन, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस ही हमें इस कदर पुरतशद्दुद बना रही है। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। अबसार साहब, सियासी तशद्दुद को फ़रोग़ देने में सभी जमातों का किरदार, अगर सिर्फ अभी पीपल्स पार्टी और नून लीग के किरदार की बात की जाए, वोट बैंक के लिए इत्तेहादी हुकूमतें बनानी हो तो साथ इकट्ठे भी होते हैं, मगर पुरतशद्दुद सियासत के मामले पर समझौते भी किए गए हैं। कितना अहम किरदार है इन दो जमातों का? देखें, बात अभी की है शहजाद साहब ने कि उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी तो पीटीआई की है जो इस वक्त माहौल पुरतशद्दुद इस मुल्क में है, लेकिन आपका सवाल घूम फिर के पीपल्स पार्टी और नून लीग पे आ गया। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले इस वाक़े की मजम्मत करना चाहता हूँ। इंतहाई अफसोसनाक, और मुझे दिली तौर पे अफसोस हुआ, और ख़ास तौर पे ज़ाहिर है टॉर्चर जो होता है किसी और पे जब देखता है इंसान खुद गुजर चुका हो इन सब चीज़ों में से, तो मुझे तो कम अज़ कम बहुत दुख और तकलीफ़ होती है, और अपने ज़ख्म जिसे कहते हैं दोबारा ताज़ा हो जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, और बहुत ही बुरा हुआ जो हुआ, नहीं होना चाहिए था। और लेकिन बात यह है कि जब आप एक फैशिज़म के रास्ते पे चलेंगे, जब आप दूसरों पे ये तशद्दुद होता तो उसका मजाक उड़ाएंगे, उसको इनकरेज करेंगे और अपने लोगों को उभारेंगे कि ऐसे काम करो। जो लोग ऐसे काम करेंगे, पुरतशद्दुद अल्फाज बोलेंगे, नफ़रत भरे अल्फाज बोलेंगे, उनको तरक्कियाँ मिलेंगी सियासी जमातों में भी और दूसरी जगहों पर भी। तो फिर ये ऐसा कल्चर बनना तो लाजमी होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जब तक आपकी पीपल्स पार्टी और नून लीग की आप सवाल ना भी करती ना, लेकिन ज़ाहिर है आपके अंदर भी कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता होगा दिमाग में, जो आपको पीपल्स पार्टी और नून लीग का तशद्दुद भरा रास्ता तो नहीं भूलता, पीटीआई का भूल जाता है करीबी। तो बात ये मैं सोच रहा था आपके सवाल से भी पहले कि 70s में और 80s में पीपल्स पार्टी का टेरर मशहूर था इस मुल्क में। 80s में फिर ज़ाहिर है ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ और उसका टेरर जो भी था उसके तो हम जिक्र कर ही नहीं सकते वैसे ही। फिर 90s आ गया जिसमें मुस्लिम लीग नून का एक इंतकामी सियासत, या ये जो एक दूसरे के साथ बारियां लगी हुई थी पीपल्स पार्टी नून लीग की, दोनों ने एक दूसरे को बड़ा नुकसान पहुंचाया, मुक्के मारे, ब्लेड मारे, थप्पड़ मारे, डंडे मारे, सब कुछ किया। फिर आ गया 2004, उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, उन्होंने कहा हम ये काम नहीं करेंगे। वो जो 2004 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ ना कि हम पुरतशद्दुद रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे, हम सियासत में फैशिज्म का फरोग नहीं देंगे, उससे कुछ लोगों की रातों की नींदें हराम हो गई। और तीसरी कुव्वत को असल बात नहीं, ठीक नहीं हुआ। एक सेकंड, मुझे 10 सेकंड और दे दें। मुझे अफसोस इस सारे इक्वेशन में इसका है, बड़ी अच्छी बात की शहजाद साहब ने राइट की। वो राइट पे जो गए हैं ना वेस्ट, वो पूरा राइट लेफ्ट गुजर के तरक्की करके चांद पे पहुंच के अब फिर दोबारा एंजॉय करना चाहते हैं राइट का, उनके पास और करने को कुछ है नहीं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम राइट लेफ्ट के रास्ते पे चल ही नहीं पाए, हमारा राइट ही नहीं खत्म होता, हमारा तशद्दुद का रास्ता ही नहीं खत्म होता। नई क़यादत, नई पार्टी, नया लीडर आया इमरान खान, उसने 70-72 साल में सोचा मैं वही पुरतशद्दुद फैशिज्म का रास्ता इख्तियार करूंगा जो पीपल्स पार्टी और नून लीग अपनी इनफेंसी में कर चुके थे, जब उनके लीडरान की उम्रें 30-30
35 साल ठीक हो गया, थी, नई चीज लाते ना तो फिर ये सब कुछ ना होता। आपने इतराज किया था सभी गुफ्तगू एक से नहीं हो सकती, आप चाह रहे हैं इसलिए सवाल दर सवाल आता है, गुफ्तगू खोलते हैं। जिस सवाल आपसे नहीं किया वो ज़ैगम साहब से कर रही हूँ। ज़ैगम साहब, बानी पीटीआई ने सियासी मुखालिफत को गद्दारी, गैर मुल्की एजेंट और फिर अच्छे मुसलमान तक ले गए, ये तमाम इस्लाहात रखी और ये कहा कि जो पीटीआई का हामी नहीं है वो चोर, लुटेरा, करप्ट, गद्दार है। कितना बड़ा किरदार है पीटीआई का हालिया सियासत की जो पिछले हमारे 10-15 साल की सियासत है इसमें? मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, ये वो बात है जो 2014 से मैं लिख रहा हूँ, कह रहा हूँ, बोल रहा हूँ। लेकिन आयशा, मैं आपको बताऊँ, वो इंसान बड़ा काबिल रहम होता है जो दुश्मन से लड़ते लड़ते ख़ुद दुश्मन की कार्बन कापी बन जाता है, ख़ुद दुश्मन जैसा हो जाता है। 2014 से लेकर 1 साल पहले तक मैं पीटीआई के लोगों को इस वजह से ब्लॉक करता रहा कि गाली देते थे। मैं सिर्फ गाली देने पे ब्लॉक करता हूँ, सख्त से सख्त तनकीद वेलकम, सिर्फ गाली देने पर। और गुज़श्ता 1 साल से सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी के लोग गलीज़ तरीन गालियाँ दे रहे हैं मेरे जैसे एक मॉडरेट आदमी को, जिसको किसी सियासी जमात की तरफ झुकाव नहीं है। आप ज़रा उनके रहनुमाओं की गुफ्तगू भी सुन के देख लीजिए, उनकी स्ट्रेटजी भी देख लीजिए। तो ये क्या बात है? पीटीआई पर इल्ज़ाम तो बिल्कुल ठीक है, मैं समझता हूँ जो पीटीआई ने किया वो बिल्कुल गलत किया और उन्हें उससे पीछे हटना चाहिए, क्योंकि जो कल्चरल वायलेंस होता है, जो जुबान का वायलेंस होता है, उसका नतीजा फिजिकल वायलेंस की सूरत में निकलता है। वेरी वेल। जब जहनों में नफरत और तशद्दुद आता है तो फिर हाथों में भी नफरत और तशद्दुद आता है। बिल्कुल ऐसा। और ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है कि पाकिस्तान में इंसाइटमेंट टू वायलेंस पर कोई कदगन नहीं है। जो जितना चाहे दूसरे को तशद्दुद पे उकसाता रहे। हमारे मस्जिद और मिंबर और मेहराब से क्या होता है, किस तरीके से लोग एक दूसरे के गरेबान पे उनके अकीदे की वजह से पहुंचते हैं। गैर मुस्लिमों की तो बात ही छोड़ दीजिए, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। आप कोई पुरतशद्दुद गलीज लफ्ज़ दूसरे अकीदे के बारे में टाइप करके देख लीजिए, 99% रिजल्ट पाकिस्तान से निकलेंगे, किसी और मुल्क से नहीं निकलेंगे। ठीक हो गया। कराची में जो MQM करती रही, जो बड़ी लाडली थी ताकतवर लोगों की, किस तरह का एक पॉलिटिकल वायलेंस था कि इंसानों को, मुखालफों को, अपनी ज़बान बोलने वालों को बड़ी तादाद बोरियों में बंद किया गया, जो बलूचिस्तान में हो रहा है। ठीक। तो हमें उस कल्चरल चेंज की ज़रूरत है, क्योंकि जमहूरियत की खूबी, आखिरी बात देखें, जमहूरियत इंसानी तहजीब की मेराज इस वजह से है कि जमहूरियत से पहले जो काम तशद्दुद से, तलवार से, तीर से किया जाता था, वो अब वोट से किया जाता है, पुरअमन एहतजाज से किया जाता है। औरंगजेब आलमगीर जैसे नेक आदमी ने 3 भाई ज़िबा किए तो बादशाह बना। दुरुस्त। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए, उसे सिर्फ वोटों की जरूरत होनी चाहिए। वोटों की जरूरत नहीं, बिल्कुल दुरुस्त है। बात को यहीं करके बतौर माशरा हम सबको बर्दाश्त और अपनी हद के अंदर रहकर बिहेव करना सीखना होगा और सिखाना भी होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।